प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग NCERT कक्षा 11 चैप्टर 8 को पढ़ेंगे। और ये हमारा पॉलिटी है, राजनीतिक शास्त्र। और हमारे चैप्टर का नेम है स्थानीय शासन। चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका परिचय देख लेते हैं। केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं। लोकतंत्र के लिए यह भी ज़रूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। स्थानीय सरकार क्यों? मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। गीता राठौर इसी जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई, लेकिन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई। गीता गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन वह राजनीतिक रूप में एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गांव में सड़क बनवाने में किया। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गाँव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया। ये पंचायत राज अपडेट खंड 11 के फरवरी 2004 का रिपोर्ट है। सफल महिला की ऐसी ही एक कथा और है। यह महिला तमिलनाडु के एक गांव वेंगी वसल की सरपंच थी। सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। यह जमीन वेंगी वसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले की कलेक्टर ने वेंगी वसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराए। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज़ बताया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करते ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी परस्पर सरासर उल्लंघन है। लेकिन क्या इस तरह के उदाहरण नहीं है जहां गांव की पंचायत के पुरुष सदस्य ने महिला सरपंच को परेशान किया हो? जब महिलाएं अधिकार के पद पर बैठती हो तो पुरुषों को इससे खुशी क्यों नहीं होती? ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं हैं। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। स्थानीय संस्थाओं को 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। ये कथाएं इस बात का सबूत पेश करती है। गांव और जिला के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी
स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक है। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी यह जरूरी है। स्थानीय शासन का फ़ायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से तथा कम खर्च में हो जाता है। गीता राठौर वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। वेंगेवेसल गांव की ज़मीन पर उस गांव का ही हक रहा। अपनी ज़मीन के साथ क्या करना है यह फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथ में रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ। इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौर की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में एक है। वेंगेवेसल नामक ग्राम पंचायत ने अपनी ज़मीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने के एक मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन में जुड़े मसलों, ज़रूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। क्या यह संभव है कि हमारे यहाँ सरकार सिर्फ स्थानीय स्तर पर हो और राष्ट्रीय स्तर पर इसके समायोजन का निकाय हो? मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने इसी तरह का कोई बात कही थी। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है। आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता का इस सवाल से कहीं ज़्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान है। स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है कैसे? ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उसमें तमिलनाडु सरकार को अपने हिसाब से क्या करना चाहिए था। भारत में स्थानीय शासन का विकास। आइए इस बात की चर्चा करें कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। उस वक्त उसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। मैं अतीत के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मेरे मन में यह शंका जरूर उठती है कि गांव की पंचायत के लिए चुनाव न हो तो ऐसी पंचायत ने गांव के बुजुर्गों, अमीर लोगों और समाज के ऊपरी तबके के पुरुषों का बोलबाला रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए
उनका मानना था कि ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी। इस कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ एक आश्वासन था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। इसका मतलब यह कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को खुद निपटाने में काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांवों में बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसमें शीर्ष आधार पर टिका होगा। महात्मा गांधी, उनका कथन है, भारत की आज़ादी का मतलब समूचे भारत की आज़ादी है। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। इसका मतलब यह कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को खुद निपटाने में काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांव में बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा, इसमें शीर्ष आधार टिका होगा। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंपा गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। इसमें कहा गया है कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। जैसा कि आपने अध्याय में 2 में पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालतीवाद के दायरे में नहीं आता और उसकी प्रकृति प्रधानता सलाह मशवरे की है। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यह कुछ कारण बताए जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा। नेहरू खुद अधिस्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरे संविधान सभा में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज़ उठ रही थी। इसका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत में ऐसे माहौल में यह उद्देश्य ही मटियामेट हो जाएगा। बहरहाल किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूद होते ऐसा करना शायद ठीक न हो। लोकतंत्र के हक में गांव को स्वशासन यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम गांव को सुधारने और वहाँ शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ समझने में समर्थ हों। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। संविधान के 73वें और 74वें संविधान के बाद संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई।
कुछ प्रदेश मसलन गुजरात, महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई, लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यह तक नहीं माना था कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की ज़रूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे। जब सभी राजनीतिक दलों और यहाँ तक कि मेरी कक्षा में भी गुटबाजी चलती है, तो गाँव में मौजूद गुटबाजी से लोग इतना डरते क्यों हैं? जब सभी राजनीतिक दलों और यहाँ तक कि मेरी कक्षा में भी गुटबाजी चलती है, तो गाँव में मौजूद गुटबाजी से लोग इतना डरते क्यों हैं? सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 के पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसे संस्थानों को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर दोनों स्थानीय शासन के निकायों को लेकर खास उत्साहित नहीं थे। क्या स्थानीय शासन को लेकर उनकी आपत्तियां एक जैसी थी? सन 1992 में पहले स्थानीय शासन को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्यों था? सन 1960 और 70 के दशक में इन प्रदेशों में स्थानीय शासन की स्थापना हुई। किन प्रदेशों में? संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश के इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लाना। ब्राज़ील के संविधान में प्रांत, संघीय जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है। इनमें से हर एक को स्वतंत्र शक्तियाँ प्रदान की गई है। इनका न्यायाधिकार भी अलग अलग है। जिस तरह गणराज्य राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप संविधान में बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य की नगरपालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह प्रावधान स्थानीय शासन की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। बाद में सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद में पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए। हमने पहले देखा कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। 73वां संशोधन। आइए अब हम 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों की जांच करें। यदि मैंने इस बात को ठीक समझा है तो मेरे जानते केंद्र में प्रदेशों को स्थानीय शासन के संबंध में सुधार करने के लिए मजबूर किया। यह अपने आप में मज़ेदार बात है कि आप विकेंद्रीकरण को अपनाते तो हैं,
लेकिन केंद्रीकरण की प्रक्रिया के जरिए त्रिस्तरीय बनावट। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहले पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज़्यादा गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का है, जिसे खंड या ब्लॉक तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकायों को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं। सबसे ऊपर पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। क्या ग्राम सभा पूरे गांव के लिए एक लोकतांत्रिक मंच का काम करती है? क्या ग्राम सभा सचमुच नियमित रूप से बैठती है? चुनाव। पंचायती राज संस्थानों के 3 स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। आरक्षण। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यहाँ यह बात गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए साथ-साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। हमने चुनाव पर केंद्रित अध्याय में पढ़ा था कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित विधेयक पारित न हो सका, लेकिन स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली गई? विषयों का स्थानांतरण। ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और
उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका का कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। 11वीं अनुसूची में दर्ज कुछ विषय कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शामिल हैं, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और साफ सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा डिस्पेंसरी शामिल हैं, परिवार नियोजन, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से जान सकें। कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शामिल हैं, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और साफ सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा डिस्पेंसरी शामिल हैं, परिवार नियोजन, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सिर्फ राज्य सूची के विषयों को ही क्यों स्थानांतरित किया जाता है? हम केंद्र सूची में दर्ज विषयों को क्यों स्थानांतरित नहीं कर सकते? भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया था। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जल जोहर जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद है। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई है। वे अपने रीति रिवाजों के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है। विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति बढ़ती है। राज्य चुनाव आयुक्त प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायत राज्य संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होती थी। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। उसका अथवा उसके कार्यालय का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता। प्रदेशों की सरकार तो खुद ही गरीब है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि वे केंद्र सरकार से धन मांगती हैं। ऐसे में स्थानीय शासन को वे धन कैसे दे सकती हैं? राज्य वित्त आयोग प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है।
यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बने। 74वां संशोधन। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं। भारत की जनगणना में शहरी इलाकों की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में कम से कम 5000 की जनसंख्या हो और ख में इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में रहती है। अनेक रूपों में 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का स्थानांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल हैं तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे। ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। क्या यह आशा की जाए कि ये शहरी स्थानीय निकाय झुग्गी झोपड़ी वासियों को बेहतर आवास प्रदान करने के लिए कुछ करेंगे अथवा कम से कम उनके लिए शौचालय आदि का ही निर्माण करवाएंगे? 73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन। अब सभी प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए हैं। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं। इस अवधि 1994 से 2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में तो अब तक 3-3 दफ़े चुनाव हो चुके हैं। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से ज़्यादा है। मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6000 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है। शहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निगम, 1400 नगर पालिका तथा 2000 नगर पंचायत मौजूद है। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रख कर देखें तो भी इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 से कम बैठती है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यह बात एकदम जाहिर है कि 73वें और 74वें संशोधन ने देश भर की पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका के संस्थानों की बनावट को एक सा किया है। इस स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है।
आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं। 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर महापौर हैं। नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में है। संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया है। इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई है। अनेक मामलों में पाया गया है कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है और चर्चा ज़्यादा संवेदनशील होती है। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रहीं अथवा महिलाओं को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसले लेता रहा, लेकिन ऐसी घटनाओं में तेज़ी से कमी आ रही है। यह झंडा स्थानीय शासन को लेकर लोगों की अपेक्षाओं का प्रतीक है। लोग सिर्फ अपने लिए औपचारिक कानून नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि इन कानूनों को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। संक्षेप में लिखें कि आप इस नारे के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे गांव में हमारा राज। इस चित्र को देखिए। स्थानीय सरकार यहाँ खुले धूप में बैठी है। क्या कोई और ख़ास बात आपका ध्यान खींचती है? सरकार, राज्य सरकार। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया है। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जनजाति है। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है। इससे स्थानीय निकायों का सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए हैं। ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं, अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज़्यादा हो रही है। कभी कभी इससे तनाव पैदा होता है। जो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता था, वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता। इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है, लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते। जब भी लोकतंत्र को ज़्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी, तो समाज में संघर्ष और तनाव होना ही है। संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की ज़रूरतों से संबंधित है। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में से अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है। अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे थे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते थे। इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण की यह कहकर आलोचना करते हैं कि उससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से फैसले किए जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों अथवा संसाधनों के आवंटन के लिए विकल्प चुनने की शक्ति नहीं होती। अच्छा, कानून है तो ठीक, लेकिन केवल कागजी है क्या? इसको कथनी और करनी का अंतर कहते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातिन अमेरिका के देश बोलीविया का नाम लिया जाता है। सन 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ जन भागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई। इसके परिणाम स्वरूप महापौर का लोकतांत्रिक चुनाव संभव हुआ। देश को नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया
और एक ऐसी प्रणाली बनाई गई कि नई नगरपालिकाओं को धन स्वतः स्थानांतरित हो जाए। बोलीविया में 314 नगरपालिकाएं हैं। नगरपालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट्स म्युनिसिपल भी कहा जाता है। महापौर के साथ एक नगरपालिका परिषद होती है। स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष तक होते हैं। बोलीविया की स्थानीय सरकार को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बहाल करने तथा आधारभूत ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोलीविया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% नगर पालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। नगर पालिका को मोटर वाहन, शहरी संपदा तथा बड़ी कृषि संपदा पर कर लगाने का अधिकार है। इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकांश हिस्सा वित्तीय हस्तांतरण की प्रणाली के जरिए होता है। अब स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। इससे कारगर ढंग से काम करने की उनकी क्षमता का बहुत क्षरण हुआ है। शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है, जबकि सरकारी खर्चे का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज़्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। निष्कर्ष: इस अनुभव से यही संकेत मिलता है कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेंगे। स्थानीय शासन को ज़्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार रहें। आखिरकार लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता का भागीदार जनता होगी। गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रमों को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतांत्रिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को ये स्थानीय शासन किस प्रकार होते हैं और इसे कब अपनाया गया इसके बारे में पूरी डिटेल से आपने सुना है इस वीडियो में और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।